बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारी परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में वीडियो है और ये वीडियो नंबर 2 है। स्प्रिंकलर और ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर में ये इस प्लेलिस्ट की ये दूसरी नंबर की वीडियो है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर्स डिस्कस करेंगे शुरू में, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स की बात करेंगे। पहले स्प्रिंकलर्स को डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स को हम डिस्कस करेंगे। उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। तो उसमें हम पहली जो कंसिडर करें वो परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, और ये वीडियो इसका पार्ट 1 होगी। और इस वीडियो के अंदर यानी कि परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर हम इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स की बात करेंगे, स्प्रिंकलर राइज़र हाइट्स किस तरह डिफ़र करती है उनकी बात करेंगे, स्प्रिंकलर स्पेसिंग की बात करेंगे, और यूपीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स जो इसमें यूज़ होती हैं सिस्टम्स में, उनके कौन से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी कौन सी प्रेशर क्लासेस हैं, आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। पीवीसी के साथ आप एचडीपी पाइप मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, पाइप्स और फिटिंग्स यूज़ कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और उसमें कौन सी प्रेशर क्लासेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं इस सिस्टम में। और आखिर में हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात की है कि परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स। और इससे अगली वीडियो जो वीडियो नंबर 3 होगी, इसका पार्ट 2 होगी। हम कोशिश करेंगे उसमें इसका लेआउट तैयार कर सकें परमानेंट इरिगेशन सिस्टम का, और उसके बाद उसका बीओक्यू डेवलप कर सकें, और बीओक्यू डेवलप करने के बाद उसको प्राइस कर सकें। तो इन स्टेजेस से गुजरेंगे, देखेंगे तीसरे नंबर की वीडियो में ये कंप्लीट हम कर सकते हैं, या ये पार्ट 3 में भी चला जाएगा। तो वीडियो की तवालत को नज़र में रखते हुए इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में ये मालूमात लेके हाज़िर होंगे। तो वीडियोज़ ये आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर आपाशी। हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आपाशी के स्प्रिंकलर्स के तरीक़ाकार में पानी की एक कंट्रोल मकदार को हवा में स्प्रे किया जाता है और ज़मीन की सतह पर कुछ हद तक बारिश से मुशाबह गिरने दिया जाता है, और ये स्प्रे छोटे सराखों या नोजल के ज़रिए दबाव में पानी के बहाव से तैयार होते हैं। तो ये कह लीजिए कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो है मसनूई बारिश का एक तरीका है जिससे हम फसलों को पौधों की आपाशी करते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर्स, जो ज़राई स्प्रिंकलर्स हैं इनकी कितनी अकसाम हैं? ये कई अकसाम में अवेलेबल हैं, मगर जो इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा चलती है हम उसको ही डिस्कस करेंगे। तो जो ज़राई स्प्रिंकलर हैं ये ज़्यादातर इम्पैक्ट किस्म के होते हैं। ये स्प्रिंकलर ज़राअत के शोबे में या ऐसी जगहों पर ज़्यादा मौजू हैं यहाँ मुआशियात को जमालिया से ज़्यादा तरजीह दी जाती है, यानी कि जहाँ आप इकोनॉमिक्स को देखते हैं, आप कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स उस कैटेगरी में आते हैं। और इनमें ये पानी या वाटर जेट जो है स्प्रिंकलर के इम्पैक्ट आर्म बाजू से टकरा कर ना सिर्फ स्प्रिंकलर को घुमाता है बल्कि नोजल से स्प्रे करके आपाशी भी करता है। इसमें अब कई किस्में हैं, आप देख सकते हैं ये पार्ट सर्कल में भी है, 20 टू 360 डिग्री इसमें आप कर सकते हैं। ये चक्कर लगाएगा फिर उधर से फिर वापस आए टर्न करेगा। पार्ट सर्कल है यहाँ आपका पूरा अपने सर्कल में यानी कि 360 डिग्री पे स्प्रे नहीं करे, ये कॉर्नर्स के ऊपर आ सकता है या ओड शेप्स हैं उसके ऊपर आ सकता है। ये प्लास्टिक की में भी दस्तयाब है और ये ब्रास में भी दस्तयाब है। इसी तरह ये फुल सर्कल है और ये 360 डिग्री से पूरा घूमता है। दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है। ये पार्ट सर्कल है जो एक 20 डिग्री से 360 डिग्री के दरमियान में इसको मूव करवाता है, और जो फुल सर्कल ये पूरा घूमता रहता है 360 डिग्री के ऊपर आ जाता है। और इसके बाद फिर बड़ी कैटेगरी में आ जाते हैं, बिग गन्स आ जाते हैं जो बड़े बड़े एरियाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई किस्म के हैं। ऐसा ये पहले हम डिस्कस करे थे, ब्रास में आ गया, ये प्लास्टिक में भी आ जाता है, ये बिग गन आ जाता है, ये बिग इम्पैक्ट है। ये जो है आपका ज्यादातर यूज कर लेते हैं जो ऑर्चर्ड्स वगैरह है उनको फ्रॉस्ट से बचाने के लिए ये हाइट पे लग जाते हैं, और ये भी एक कंटिन्यूस स्प्रे पैटर्न देते हैं और फ्रॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये माइक्रो स्प्रेयर्स हैं, ये हम
जो अगली कैटेगरी है, जब हम ड्रिप करेंगे, ट्रिकल इरिगेशन इनको डिस्कस करेंगे, उसमें इनको हम कवर करेंगे। स्प्रिंकलर्स, इनकी थोड़ी सी हम डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। इस फोटो में आप ये इम्पैक्ट स्प्रिंकलर देख सकते हैं और इसमें जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो हैं। हम इन सब कंपोनेंट्स का हम बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। तो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स पानी के प्रेशर से चलते हैं। पानी का प्रेशर नोजल की मदद से ये जो रोटरी आर्म है इससे एक हथौड़े की तरह टकराता है, जिसकी वजह से हेड छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में ये जो नोजल बेयरिंग है इसके गिर्द घूमता है। रोटरी आर्म और स्प्रिंग, ये रोटरी आर्म है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये स्प्रिंग है। पानी इस रोटरी आर्म से टकराता है और इससे इसे स्प्रे से दूर करने पर मजबूर करता है। जैसे पानी टकराता है तो ये इसको पुश बैक करेगा, और लेकिन जो ये पुश बैक होगा और स्प्रिंग उसको वापस लाने की कोशिश करेगा, तो इसी एक्शन में ये बार बार आगे पीछे मूव करेगा रोटरी पोजीशन में, और इसे ये हल्की हल्की छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स में रोटेशन में जो स्प्रिंकलर हेड है ये मूव करेगा या रोटेट करेगा। इम्पैक्ट एक्शन, ये हमने पहले बताया कि ये जो नोजल से पानी निकलता है इसका इम्पैक्ट एक्शन होता है, जो इसको 360 डिग्रीज के ऊपर स्मॉल इंक्रीमेंट्स में मूव करने देता है। नोजल एंड डिफ्यूजर, ये नोजल के बारे में हमने आपको बताया। नोजल से पानी प्रेशर में निकलता है और इसके आगे आर्म है, उसके साथ ये डिफ्यूजर स्क्रू लगा होता है, और जो डिफ्यूजर का स्क्रू है इसको एडजस्ट किया जा सकता है ताकि जो वाटर स्ट्रीम है और उसको तोड़ा जा सके, और इसका जो स्प्रे का जो फासला है रेडियस है जो सा, उसको भी कम किया जा सकता है इसकी मदद से। इससे अगला पार्ट है लीवर, ट्रिप लीवर और फ्रिक्शन कॉलर कहा जाता है। ये फ्रिक्शन कॉलर्स एरिया कह लें या लिमिट डिफाइन करते हैं जिसके दरमियान में ये ट्रिप लीवर मूव करता है। यानी कि जब दो हम फ्रिक्शन कॉर्नर्स को एक फासले पर एडजस्ट कर देते हैं, तो वो जितने एंगल पर एडजस्ट हुआ था तो ट्रिप एंगल उनके दरमियान में मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री पे हमने एडजस्ट किया हुआ है, तो जो ट्रिप आर्मर जब अपना 90 डिग्री की ट्रिप मुकम्मल करेगा तो ये इसे ट्रिप करेगा और फिर स्प्रिंकलर वापस उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगली दो कैटेगरीज आ जाती हैं गियर ड्रिवन रोटर्स और स्प्रे हेड्स। ये जो गियर ड्रिवन रोटर्स होते हैं वो इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स के मुकाबले में ज्यादा खामोशी से काम करते हैं और बड़े इलाके में हाई यूनिफॉर्मिटी के साथ पानी को बरसाते हैं। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं बड़े एरियाज के लिए। और इसमें पॉपअप मॉडल्स भी हैं, जो इरिगेशन का टाइम होता है उसको ये पॉपअप करते हैं, पानी लगाते हैं और इरिगेशन खत्म होने के बाद वापस जमीन के अंदर छुप जाते हैं। तीसरी कैटेगरी स्प्रे हेड्स हैं, जो शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और एक एम्ब्रेला के शक्ल में फिक्स पैटर्न में पानी बरसाते हैं, जैसा आप ये देख सकते हैं। ये भी पॉपअप मॉडल्स में अवेलेबल है कि पानी के वक्त इरिगेशन के वक्त ये जमीन से बाहर निकलेंगे, पानी बरसाएंगे और इरिगेशन खत्म होने के बाद जमीन में वापस छुप जाएंगे। तो ये भी ज्यादातर लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। रोटर्स और स्प्रे हेड्स के बारे में अगर आपने तफसीलात ज्यादा जानी तो हमारी जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो लोड हुई है स्प्रिंकलर मिशन डिवाइसेस यूज्ड इन लैंडस्केप, इसकी वीडियो नंबर 2 और 3 को आप जरूर देखिएगा। इसमें गियर ड्रिवन रोटर्स और स्प्रे के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है और ये लिंक भी दिया गया है, इस लिंक पे आप जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम्स, अब स्प्रिंकलर सिस्टम की जो हम ज़राअत में यूज कर रहे हैं कितनी किस्में, तो ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंकलर निज़ाम की कई अकसाम है, मगर हम इस चीज को अगर जेर बहस लाएं कि इरिगेशन या पाशी के दौरान कौन से हिस्से इस सिस्टम के स्टेशनरी हैं, कौन से मूव कर रहे हैं, तो उसको हम चीज को हम सामने रखें तो फिर हम इनको मंदरजा ज़ैल 3 अकसाम में तकसीम कर सकते हैं। एक है परमानेंट स्प्रिंकलर सिस्टम, या आप इसको स्टेशनरी स्प्रिंकलर सिस्टम भी कह सकते हैं। सेमी पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम आ जाता है दूसरे नंबर पे, जिसमें कुछ हिस्से मूव कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और फिर पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम या कंटिन्यूस मूव सिस्टम इसको कह दें, तो इसमें जो हिस्से होते हैं इरिगेशन के दौरान मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। परमानेंट स्प्रिंकलर सिस्टम या स्टेशनरी सिस्टम, इसमें मुस्तकिल जो होती हैं फिक्स जो सी होती हैं वो मेन लाइंस इसमें फिक्स्ड आ गई हैं और इसमें जो स्प्रिंकलर लेटरल्स हैं वो भी फिक्स्ड हैं, और स्प्रिंकलर इरिगेशन के दौरान इस सिस्टम में कोई हिस्सा मूव नहीं कर रहा होता। तो ये परमानेंट स्टेशनरी सिस्टम ये फिक्स्ड है, इसमें मेन लाइंस लेटर लाइंस बरिड भी होती हैं, और एक और फिक्स्ड सिस्टम कह लें जिसमें
एक सीजन के लिए ये अबव ग्राउंड पे फिक्स की जा सकती हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आगे चल के इन सब की डिटेल्स हम डिस्कस करें। सेमी पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम में इसमें क्या होता है कि जो मेन लाइंस हैं वो आपकी फिक्स्ड होती हैं, वो मूव नहीं कर रही होती, लेकिन जो स्प्रिंकलर लेटरल लाइंस हैं वो इरिगेशन के दौरान मूव कर रही होती हैं। वो यानी कि वो स्टेशनरी नहीं होती, वो आप उनको मूव करवाते हैं इरिगेशन के दौरान। तीसरी कैटेगरी आ जाती है पोर्टेबल इरिगेशन सिस्टम्स की, और या आप इसे कहें कॉन्टिन्यूस मूविंग सिस्टम। तो एक स्टेशनरी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है पोर्टेबल है, अगर पंपिंग प्लांट या दीगर दबाव वाले पानी के जरिए के यानी कि मेन लाइन और लेटरल लाइन के नीचे इसके तमाम अज्जा हरकत पजीर हो, यानी कि ये कंटिन्यूसली इरिगेशन के दौरान मूव कर रहा हो। ये तीन कैटेगरीज है, ये आगे फर्दर डिवाइड होंगी और वो हर जो तकसीम होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। ये स्प्रिंकलर्स के हमने डिफरेंट टाइप डिस्कस की, अब इंडिविजुअली हर टाइप को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पहले हम सबसे पहले परमानेंट या स्टेशनरी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की बात करते हैं। इस फोटो को या इस फिगर को हम रेफर करते हैं। इसमें देखें एक मुस्तकिल स्प्रिंकलर आबपाशी के निज़ाम में स्टेशनरी पाइप पंपिंग प्लांट के साथ मुकम्मल तौर पर दफनशुदा मेन लाइंस भी हो जाती हैं, सब मेन्स भी आएंगी इसके अंदर और लेटरल लाइंस भी शामिल होती हैं। इसमें ये जो आपका पाइप नेटवर्क है वो सब अंडरग्राउंड है और स्वाई राइजर्स के जो जमीन से बाहर निकलते हैं जिनके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं ये मेन लाइन आ गई, अंडरग्राउंड मेन लाइन है, इसे राइज करके पाइप लगा राइजर के थ्रू, और ये आपका आ गया वॉल्व आ गया, वॉल से आगे ये जोन वॉल्व आ गया, जोन वॉल से आगे आपकी लेटरल लाइन आती है, ये भी बरीड है, और इसके ऊपर ये राइजर पाइप आ गया और इनके ऊपर स्प्रिंकलर लगे हैं। तो ये हरकत नहीं करते, ये फिक्स्ड हैं अपनी जगह के ऊपर, ये खेत के अंदर रहते हैं और अपने टाइम के ऊपर जब आप नापाशी करने तो वाल्व खोलें तो वहां से आप नापाशी कर सकते हैं। इसमें स्पेशल राइजर पाइप होते हैं, इनकी हाइट फसल के हिसाब से रखी जा सकती है ताकि वो पानी जो भी छिड़काया जाए वो फसल को मुनासिब तरीके से लग सके। और ये वापस और ये राइजर पाइप जो से होते हैं, आप जो जमीन से बाहर निकलते हैं अगर लेंथ या हाइट इसकी ज्यादा है तो आप इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं, रीबार की सपोर्ट दे सकते हैं या और किसी इस किस्म के मटेरियल की सपोर्ट दे सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे और इरिगेशन के दरमियान वाइब्रेट ना करें। ये लेटरल लाइंस पूरे फील्ड में से होते हुए अपने जोन वॉल की तरफ जाती हैं। ये जोन वॉल सोलिनेट वॉल भी हो सकता है, अगर सोलिनेट वॉल यूज करेंगे तो फिर आप इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पर ले जा सकते हैं, नहीं तो मैनुअल इरिगेशन के लिए आपका कोई भी गेट वॉल्व आ सकता है, कॉल वॉल्व भी इसमें लग सकते हैं, पीवीसी का भी हो सकता है, पीवीसी का ज्यादा कॉमन है, वो ज्यादा चलते हैं इसमें। तो जब आपने इरिगेशन करनी तो आप वॉल को खोलें और यहाँ पे से इरिगेट कर सकते हैं। और सॉलिनॉइड वॉल की सूरत में आपका ये ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम बन जाता है। सॉलिनॉइड वॉल्व आपके बैक ऑटोमेटिक इरिगेशन कंट्रोलर के साथ अटैच होते हैं और कंट्रोलर में आपका टाइम फिक्स इसमें कर देते हैं, दिन में कितनी दफा लगना है, हफ्ते में कितनी बार आना है इरिगेशन, तो ये सारे आप उसमें ऑटोमेटिक में शेड्यूल कर लेते हो, फिर आपको अपने हाथ से आकर फील्ड में जाके खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो फिक्स में आ जाता है, इसमें आपको ऑटोमेशन बहुत अच्छी मिल जाती है। ये एक टिपिकल फोटो दी गई है, इंटरनेट से ही ली गई है एक परमानेंट इरिगेशन सिस्टम की। इसमें जमीन में बरीड लाइंस हैं और ये राइजर पाइप्स हैं, राइजर्स देख सकते हैं, और ये की फील्ड को इरिगेट कर रहे हैं, ये बड़े स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। अब हम बात करें हम परमानेंट इरिगेशन सिस्टम की, हम कोशिश करेंगे इसमें आपको मैक्सिमम जितनी हम डिटेल्स दे सकें वो आपके साथ शेयर कर लें। तो अब हम इस डिटेल्स को जो इसमें स्पेसिफिकेशंस चाहिए हमें मटेरियल की और किस तरह ये लगेगा वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले हम स्प्रिंकलर हेड्स को लेते हैं। आमतौर पर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर या रोटर्स को एक मुस्तहकम स्टडी बारिश की तरह एप्लीकेशन फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। ये भारी ग्रेड प्लास्टिक या धात दोनों फॉर्मेट में दस्तयाब है। एक आम इम्पैक्ट स्प्रिंकलर आमतौर पर एक मुकम्मल 360 डिग्री की गर्दिश तकरीबन 1 से 2 मिनट में मुकम्मल करता है, या तकरीबन 30 से 60 सेकंड में आधे दायरे की गर्दिश। इस रफ्तार का तयन बुनियादी तौर पर पानी के दबाव से होता है। पानी के ज्यादा दबाव के नतीजे में तेजी से गर्दिश होती है, जबकि कम दबाव से सुस्त कर देता है। बहाव की शरह
नोजल के साइज और बहाव के साथ मुख्तलिफ होती है। आम बहाव की शरह को समझने के मकसद के लिए दर्ज झैल आप कुछ साइजेस को डिस्कस करेंगे, मगर ये समझने के लिए है, इस पे आप डिजाइन नहीं कर सकते। आपने जब डिजाइन करना हो, जब स्प्रिंकलर सिलेक्शन करनी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो स्प्रिंकलर की कैटलॉग है जो मैन्युफैक्चरर ने बनाई हुई है उसको आप कंसल्ट करें, या कोई उसका टेक्निकल लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है उसको स्टडी करें, तो उसके बाद आप उसकी स्प्रिंकलर की सिलेक्शन के लिए जाए। इम्पैक्ट स्प्रिंकलर जिनका इनलेट जो आधे इंच की हो, तो ये छोटे से दरमियाना खेतों के लिए आइडियल है। ये 20 से 45 फुट का रेडियस फ्राहम करते हैं और इनका बहाव 2 से 8 गैलन फी मिनट तक वेरी करता है। इसी तरह इम्पैक्ट स्प्रिंकलर जिनके इनलेट साइज 3/4 इंच है, ये अक्सर छोटे कमर्शियल फार्मों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 40 से 55 फुट का रेडियस फ्राहम करते हैं और बहाव इनका 6 से 14 गैलन फी मिनट तक वेरी करता है। और इनसे बड़ा साइज जो आ जाता है जिनकी इनलेट्स 1 इंच हैं, ये खासतौर पर बड़े पैमाने पर ज़रूरी और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये 50 से 100 फुट का रेडियस फ्राहम करते हैं और इनकी बहाव की जो शरह है वो 12 से 25 प्लस गैलन फी मिनट होती है। और इससे बड़े साइज जब 1 इंच से आप ऊपर चले जाते हैं वो बिग गन्स में आ जाते हैं, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसको अलहदा से डिस्कस करेंगे। अब जरा बात हम स्प्रिंकलर राइजर पाइप्स की कर लेते हैं, ताकि ये कि जो ग्राउंड का फिनिश लेवल है या तैयारशुदा जो सतह है उससे कितनी की हाइट्स होनी चाहिए। पानी की रुकावट को रोकने, हवा के बहाव का कम से कम करने और आबपाशी की यकसानी या यूनिफॉर्मिटी को बरकरार रखने के लिए स्प्रिंकलर राइजर्स पाइप की ऊंचाई या साइज खास तौर पर फसल की ऊंचाई के मुताबिक की जाती है। लोग लाइन ग्राउंड क्रॉप्स या निचली जमीनी फसलों के लिए छोटे राइजर पाइप 6 इंच से स्टार्ट हो जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो लंबी ऊंची टाल फसल्स लंबी ऊंची फसलों के लिए जैसे मेज या शुगर केन है, ये हाइट 6 से 10 फुट तक चली जाती है। लंबे लंबे या ऊंचे राइजर इस्तेमाल करते वक्त न जो इरिगेशन सिस्टम में हवा के बहाव का ज्यादा खतरा बन जाता है, तो इसीलिए दोपहर के आखिर में या सुबह सवेरे पानी का इस्तेमाल बुखारात और हवा के नुकसानात को कम कर सकता है। ये एक छोटी सी रेमेडी है। हम बात करते हैं कि लो ग्रोइंग क्रॉप्स में ये 6 से 12 इंच तक राइजर हाइट होती है। इसमें मिसाल के तौर पे आपकी क्रॉप्स वेजिटेबल्स आ जाएंगी, पत्तों वाली सब्जियां आ जाएंगी और मूलियां वगैरह, इन चीजों को ये कवर करेगा। उसके बाद लोगों के बाद हम देख रहे हैं मीडियम हाई क्रॉप्स के लिए ये 20 इंच से लेके 60 इंच तक ऊंचाई तक चला जाता है राइजर पाइप। और इसमें मिसाल के तौर पर जो फसलें सब्जियां आपकी आ जाएंगी, गोभी, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन, गंदम वगैरह इसमें कवर हो जाएंगी। या फिर छोटी ग्रेस्ड पास्चर्स के लिए, छोटी ऊंचाई वाली चरागाहों के लिए ये चारे की फसलों की इब्तदाई नशो नुमा के दौरान ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो स्प्रिंकलर हेड्स को पौधों की छतरी की ऊंचाई के बिल्कुल ऊपर रखा जाता है ताकि पौधों के पत्तों को पानी के स्प्रे को रोकने से रोका जा सके, ताकि ये प्रॉपरली बारिश की तरह ऊपर से फसल के ऊपर गिर सके। ऊंची और डेंस क्रॉप्स के लिए इसकी राइजर की हाइट 6 से 10 फुट के दरमियान वेरी करती है। इसमें मिसाल के तौर पे आपकी फसलें मकई, गन्ना, ज्वार वगैरह आ गई है। और डेंस टॉल फोल्डर क्रॉप्स में अगर आप देखें तो अल्फाल्फा और ज्वार के लिए हाइट्स मुनासिब हैं। स्प्रिंकलर हेड की हमने बात कर ली, स्प्रिंकलर राइजर्स की हमने बात कर ली। अब यह कि स्प्रिंकलर्स के दरमियान फासला कितना होना चाहिए स्प्रिंकलर स्पेस में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए दो फिगर्स आपको दी गई हैं, इनका स्टडी कर लें। तो स्प्रिंकलर्स को नोजल के साइज के लिहाज से मुनासिब तरीके से ओवरलैप करने के लिए जगह दी जाती है ताकि पानी की तकसीम को यकसा बनाया जा सके। अगर आप सिंगल इम्पैक्ट स्प्रिंकलर चला रहे हैं, जो आपको ये नजर आए एक सर्कल की शक्ल में, ये एरिया को कवर करता है और जो जो इसका फासला स्प्रिंकलर हेड से दूर होता जाता है इसके कवरेज का, तो पानी की तकसीम भी उस तरह कम होती जाती है। तो आपके पास सबसे ज्यादा वेटेड एरिया जो स्प्रिंकलर हेड के पास मिलता है और उससे जो जो आप आगे होते जाते हैं ये कम होता जाता है, जैसे इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करने के लिए हम स्प्रिंकलर्स को ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप का मतलब ये है कि जहां उसका वीक पॉइंट आ रहा है तो दूसरा स्प्रिंकलर उसको कवरेज दे रहा है और आपका ये यूनिफॉर्म डेप्थ आपको पानी की मिल रही है।
और इसमें ये कि इसमें ड्राई एरियाज आ जाएंगे इसके एरिया में, इसमें ये ड्राई एरियाज नहीं आ रहे, ये बराबर तकरीबन पानी इसको मिल रहा है। और ये ओवरलैपिंग जो सी होती है, ये 65% ऑफ द डायमीटर हो तो ये बेहतर समझी जाती है। ये इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी आपके स्प्रिंकलर्स की तादाद कम हो जाती है और 65% में आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाती है। मगर ये ओवरलैपिंग आप इंक्रीज करनी पड़ती है उन एरियाज के लिए जहां वहां की रफ्तार बहुत ज्यादा है, तो वहां भी 100% भी आप ओवरलैप हो सकता है करना पड़े। मगर ज्यादातर हमारे इलाकों में देखा जाए तो ये 65% जो सी ये जनरल ये एक्सेप्टेड वैल्यू ये काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देती है। ओवरलैपिंग आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्प्रिंकलर्स भी आपके बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ लेटरल लाइन्स भी बढ़ेंगी, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो 65 हम कंसिडर करेंगे, आगे जो हम बात करेंगे जो ओवरलैपिंग की या डिजाइनिंग उसमें हम 65% ओवरलैपिंग कंसिडर करेंगे। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन रेट, यानी कि किस तनासब से या किस रेट से पानी को जमीन पे गिरना चाहिए। तो ये तकरीबन 1.25 से 50 पर आवर तक ये प्रेसिपिटेशन रेट वेरी करता है, ताकि जो वो सरफेस रन ऑफ है या सॉइल क्रस्टिंग है उसको कंट्रोल किया जा सके, उससे बचा जा सके। तो ये आगे चल के डिटेल्स में डिस्कस करेंगे सॉइल टाइप के हिसाब से क्या प्रेसिपिटेशन रेट्स होने चाहिए, ये सब कुछ बाद की बात है। मगर ये कि ये ऑलरेडी हमने चीजें जो हमने लैंडस्केप में जो स्प्रिंकलर और ट्रिकल ड्रिप डिवाइसेस इन लैंडस्केप में हमने डिस्कस की हुई है, ये यानी कि ऑलरेडी अपलोड की हुई हमने पूरी 25 वीडियोस की ये लेक्चर्स हैं जो 25 वीडियोस में कवर हुए हैं। तो उसमें भी काफी डिटेल से ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, तो अगर आप उसको भी रेफर करें तो आपको उधर से काफी मालूमात मिल जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रेशर यानी कि आप स्प्रिंकलर हेड चला रहे हैं, इम्पैक्ट स्प्रिंकलर चला रहे हैं, इसकी बेस के ऊपर आपको कितना प्रेशर चाहिए ताकि ये प्रॉपर काम कर सके। तो इसमें मीडियम टू हाई प्रेशर सिस्टम्स में ये तकरीबन 30 से 60 से 80 psi तक वेरी करता है, या 2 से 6 बार तक ये चला जाता है। और मगर अगर आप सिस्टम प्रेशर देखेंगे जिसके अंदर ये सारे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, तो वो जो आपका सिस्टम प्रेशर बनेगा जिसपे आपका पूरा इरिगेशन सिस्टम डिजाइन होता है, वो आपके फील्ड साइज पर डिपेंड कर रहा होगा, आपके जो फील्ड है उसकी टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, सक्शन लिफ्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और आपका जो पंपिंग स्टेशन है उसका जो फील्ड है जहां पानी लगा रहे हैं उससे कितना फासला है, एलिवेशन डिफरेंसेस वगैरह भी इसमें काउंट करेंगे जो टोपोग्राफी में कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के हम इसको प्लान करते हैं इरिगेशन सिस्टम को स्प्रिंकलर्स के लिए, और उसके बाद इसका डिजाइन होता है और फिर ये इंस्टॉलेशन के लिए जाता है। परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में हमने इम्पैक्ट स्प्रिंकलर्स की भी बात कर ली, राइजर्स की भी बात कर ली, ऑपरेटिंग प्रेशर्स की बात कर ली। अब यह कि पाइप मटेरियल उसमें कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मेन लाइन, सब मेन लाइंस और लेटरल लाइंस जो सी होती है, 2 किस्म के मटेरियल्स में अवेलेबल हैं पाइप्स। एक है यूपीवीसी अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस कैटेगरी में पीवीसी पाइप्स आ जाते हैं। दूसरी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स हैं, ये HDP मटेरियल के बने होते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज है, तो ये याद कर लें, ये दोनों की डायमेंशंस फर्क है, दोनों के कनेक्शंस आपस में नहीं बनते। अगर बनाने हो तो आपको बीच में एडॉप्टर्स यूज करने पड़ेंगे, और जो प्लास्टिक फिटिंग्स हैं वो पीवीसी पाइप के साथ जाएंगी, और जो HDP की फिटिंग्स हैं वो HDP के पाइप के साथ जाएंगी। तो पहले हम बात करते हैं यूपीवीसी पाइप और फिटिंग्स। इनके यूपीवीसी पाइप भी होगा, इसकी फिटिंग भी यूपीवीसी की होगी। यूपीवीसी प्रेशर पाइप ज़राई आपाशी के लिए एक मकबूल इंतखाब है, बुनियादी तौर पर मेन लाइनों और लेटरल लाइनों के लिए। ये अपनी आला पायदारी यानी कि आप इसे कह लें ड्यूरेबिलिटी, बेहतरीन क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए और बेहतरीन बहाव की शरह को मेंटेन करने के लिए मशहूर हैं। ये सब चीजें आपको एक सस्ती प्राइस में मिल रही हैं। ये HDP पाइप और फिटिंग के मुकाबले में काफी सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी जो है रिजिडिटी या सख्ती है, और जब कम दर्जा हरारत हो तो ये इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो इसमें थोड़ी सी खामियां, मगर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ यूपीवीसी पाइप के क्या फायदे हैं। क्रोजन और केमिकल रेजिस्टेंस सबसे पहले है कि धाती पाइपों के मुकाबले में तेजाबी या अल्कलाइन मिट्टी और खादों से ना हो, तो इसमें स्केलिंग होती है और ना ही इसको जंग लगता है। हाई फ्लो एफिशिएंसी, क्योंकि जो इनका इनर सरफेस है वो आप कह लें
आईने की तरह हमवार होती है, जिससे जो फ्रिक्शन लॉसेस है पानी के बहाव के वो कम हो जाते हैं और पानी का बहाव आपको अच्छा मिल जाता है। और जब लॉसेस कम हो जाते हैं तो उसमें जो आपको एनर्जी चाहिए उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए वो आपको कम लगानी पड़ती है। तो ये कि एनर्जी सेविंग में भी मदद देता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इसकी कि ये लाइट वेट होते हैं और हल्के होने की वजह से ये जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो तनसीब के दौरान आपकी जो नकल हरमत होती है, हैंडलिंग होती है, मजदूरी के जो अखराजात होते हैं काफ़ी हद तक इसके लाइट वेट होने की वजह से कम हो जाते हैं। प्रेशर बेयरिंग है, इसमें प्रेशर कितना बर्दाश्त करता है, स्पेसिफिकली जो हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो ये ऑपरेटिंग प्रेशर 6 बार से लेकर 15 बार तक बियर करते हैं और ये रेंज इनको आइडियल बना देती है कि हम इनको इरिगेशन सेटअप में यूज कर सकते हैं। जहाँ फायदे हैं यूपीवीसी पाइप के वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला इसका डिसएडवांटेज रिजिडिटी है। यूपीवीसी पाइप इनफ्लेक्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके टनल्स में अगर शार्प कर्व्स हैं, बहुत ज्यादा कर्व्स आ रहे हैं, तो ये पाइप बेंड नहीं होगा, आपको फिटिंग्स यूज करनी पड़ेगी। फिटिंग्स यूज करनी पड़ेगी इसका मतलब आपको कॉस्ट ऐड करना पड़ेगी। और इम्पैक्ट्स, स्फीयर इम्पैक्ट्स हो जाएं या बहुत ज्यादा हैवी लोड्स इनके ऊपर आप डाल दें तो इनके क्रैकिंग के चांसेस भी होते हैं। दूसरी लिमिटेशन इसमें टेम्परेचर की है। जनरली ये जो यूपीवीसी पाइप होते हैं जहाँ टेम्परेचर 60 से 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर वाटर का, वहाँ ये फिजिबल नहीं रहती क्योंकि मटेरियल सोफन हो जाता है और इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को खतरा होता है। मगर आपका जो इरिगेशन सिस्टम है आप इस टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहे होते, आपका काफी नीचे होता है, आपका तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में मूव कर रहा होता है। जो आपका अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जमीन के अंदर दफन होते हैं तो वहां तकरीबन 20 की रेंज में ही मूव कर रहा होता है, 20 प्लस माइनस भी। वेदर एंड यूवी डिग्रेडेशन, अगर ये यूपीवीसी पाइप को लंबे अरसे के लिए डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख दिया जाए या इसको ऐसे फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में रख दिया जाए लंबे अरसे के लिए, तो ये ब्रिटल हो जाते हैं और ये अपनी अफादियत जो सी इसकी जो बेनिफिट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, वो लूज करते हैं। तो इसलिए ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप पीवीसी पाइप यूज करें फील्ड के अंदर तो उनको जमीन के अंदर दफन करें। अगर जहाँ ये एक्सपोज होते हैं, जिस तरह आप जोन वॉल्स बना रहे हैं, अबव ग्राउंड है, अगर उसको कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते तो फिर यूवी रेजिस्टेंस पेंट आते हैं, आप उनको अप्लाई करें ताकि यूवी के जो असरात हैं डायरेक्ट सन के उसको मिनिमाइज किया जा सके। हमने ये पाइप्स की बात की है। क्वेश्चंस उनसे कई दफा पूछा जाता है कि कौन से पाइप लें, क्या स्टैंडर्ड होगा, कौन से मार्केट में ढूंढे। तो इसमें हम वही चीज डिस्कस करते हैं और कौन सी चीज लोकली अवेलेबल है या दूसरे कंट्री में जाते हैं। कुछ साथी जो मिडिल ईस्ट से पूछते हैं उसको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जो यूपीवीसी पाइप्स है ये जियोग्राफिकल लोकेशन, जो प्रेशर रिक्वायरमेंट है और जो इनकी इंटेंडेड एप्लीकेशंस है उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी मुख्तलिफ इंटरनेशनल और रीजनल जो अथॉरिटीज हैं या एजेंसीज हैं उन्होंने ये स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं और ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि पाइप की डायमेंशंस यूनिफॉर्म डायमेंशंस होने चाहिए, पता मटेरियल कंपोजिशन क्या होगा, उसमें सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर की, इरिगेशन वाटर सप्लाई के लिए और सीवेज वाटर सप्लाई के लिए क्या इसके स्टैंडर्ड्स होंगे और क्या मटेरियल होगा वगैरह वगैरह। ये सारे ये स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं और फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इन स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए अपनी पाइप को बनाते हैं। इसमें एक BS-EN 1452 या बटा BS-3505 बड़ा पॉपुलर ये स्टैंडर्ड, ये ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड है यूपीवीसी प्रेशर पाइप्स के लिए जो पोर्टेबल वाटर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और BS-3505 इजीली हमारे लोकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है, तो इसकी फिटिंग्स भी इजीली अवेलेबल है, शेल प्रोडक्ट है तो इतना मुश्किल नहीं है। और ये आप अगर मिडल ईस्ट में जाते हैं दुबई वगैरह में तो उसमें ये BS-3505 चल रहा है और यूरोपियन स्टैंडर्ड भी चल रहे हैं, मतलब दुबई में ये काफी पॉपुलर BS-3505। उसके बाद DIN दिन 8062 स्टैंडर्ड रहता है, ये जर्मन स्टैंडर्ड है और ये आउटलाइन करता है जो जनरल डायमेंशन प्रेशर टॉलरेंसेस फॉर यूपीवीसी पाइप्स है। ये भी आपको मिडिल ईस्ट में इस स्टैंडर्ड के पाइप भी मिलेंगे। इनकी डायमेंशंस जो हैं वो mm में होती हैं और ये BS स्टैंडर्ड्स के जो से इंचेस में होती हैं, तो ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है साइजेस। तो अगर इन दोनों पाइप्स को या
जोड़ना हो या कुछ करो, फिर आपको बीच में इनके अडॉप्टर्स यूज करने पड़ेंगे। इसी तरह एक स्टैंडर्ड ISO 161-1 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफाई कर रहा है नॉमिनल प्रेशर डायमेंशन फॉर थर्मोप्लास्टिक पाइप्स के लिए। तो ये भी आपको मिडल ईस्ट में बनेगा मिलेगा। इसमें भी MM की डायमेंशन है और ये भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेटेबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड जो है PS 3051 है। ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है जो रेगुलेट कर रही UPVC पाइप्स और इनकी दो प्रेशर क्लासिफिकेशंस हैं उनको। तो ये स्टैंडर्ड के भी आपको लोकल मिल जाएंगे। मगर हम अपने जो एग्जांपल्स हैं या डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम BS 3505 यूज़ करेंगे और इससे कंपैटिबल फिटिंग्स यूज़ करेंगे। ये शेल्फ प्रोडक्ट मार्केट के इजीली अवेलेबल है। इस तरह फिर UPVC पाइप की प्रेशर क्लासेस आ जाती है और इलाकाई मियार से कतई नज़र UPVC पाइपों को इनकी दीवार की मोटाई और अंदरूनी दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत के लिहाज से आमतौर पर प्रेशर क्लासेस में तकसीम किया जाता है। तो BS स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो प्रेशर क्लास B है ये 6 बार की होती है। 6 बार की तो 90 PSI तक जाएगा। ये लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अगर आपका सिस्टम ग्रेविटी फेड है तो आप ड्रिप या बबलर इस सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। क्लास C 9/5 प्रेशर रेटिंग है इसकी और ये तकरीबन 30 PSI का तक चला जाता है। तो ये स्मॉल टू मीडियम प्रेशर रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है और ये कॉमनली जो ड्रिप बबलर स्प्रिंकलर इरिगेशन में इस्तेमाल होते हैं। क्लास D पाइप है, ये हायर प्रेशर सिस्टम्स के लिए यूज होता है। क्लास D 12 बार का है और ये तकरीबन 180 PSI रेटिंग पे चला जाता है और ये मीडियम से लार्ज साइज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। क्लास E 15 बार है। 50 बार तकरीबन 218 PSI पे चला जाता है और ये हैवी ड्यूटी हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल। नोट कीजिएगा कि जो छोटे पाइप साइजेस होते हैं उनके जो कॉमन लैंग्वेज में अंदर का दबाव ज्यादा होता है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। जो जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाता है दबाव कम होता जाता है। तो उनका इनका दबाव कम होता है तो इसलिए जो छोटे साइज के पाइप है 1/4 इंच से नीचे या 1 इंच के वो क्लास E के यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर के लिए क्लासेस जो सी वो लोअर क्लासेस यूज की जा सकती है। तो क्लास E पाइप जो सा है ये पाइप स्प्रिंकलर राइजर पाइप्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अबव ग्राउंड पाइप इंस्टॉलेशंस में भी हो सकता है बशर्ते कि वो डायरेक्ट सन एक्सपोजर में ना हो और जो हेड यूनिट पाइप बॉक्स है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। आमतौर पर फील्ड में दर्जन प्रेशर क्लासेस पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्रैक्टिकली ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं जिसमें BS 3505 है और इसमें जो स्टैंडर्ड्स है आप अगर दुबई में काम मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं तो इसमें जो होता है कि ऑल पाइप साइजेस 1/4 इंच से नीचे जितने भी होंगे क्लास E के होंगे और इससे 1/4 इंच से ऊपर वाले जितने पाइप साइजेस होंगे वो क्लास D के होंगे। सम केसेस में डिपेंडिंग अपना ऑपरेटिंग प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हुए इकोनॉमिक्स को देखते हुए पाइप साइजेस जो लेस देन 1/4 इंच है वो क्लास E के यूज किए जाते हैं। 1.5 इंच से यानी कि 1/4 इंच से अबव 2 इंच तक क्लास D के यूज किए जाते हैं और उससे ऊपर जितने भी पाइप क्लास 2 से अब 2 इंच साइज से ऊपर के वो क्लास E यूज किए जा सकते हैं। इन क्लासेस में काफी प्राइस डिफरेंस है तो ये डिजाइनर के ऊपर है कि वो आपको क्या स्पेसिफाई करते देता है और आपको कितनी वो बचत आपके डिजाइन में से निकालता है बगैर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किए। इसी तरह ISO 161 स्टैंडर्ड है। ये अबू धाबी में इस्तेमाल किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी जो 1/4 इंच से नीचे साइजेस हैं वो PN 16 बार के हैं और ऑल पाइप साइजेस जो अबव हैं PN 10 है इनके 10 बार के हैं। तो ये आपको एक जस्ट गाइडलाइंस हैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और अगर आपने पाइप्स खरीदनी हो मार्केट में जाना हो तो आपको एक बैकग्राउंड पता हो कि आपको कोई मिस गाइड ना कर रहा। और UPVC पाइप्स मुख्तलिफ अक़साम में अवेलेबल हैं। इसमें एक तो सॉकेट्स स्प्रिगॉर्ड या सॉल्वेंट वेल टाइप्स में आ जाते हैं। दूसरी किस्म है लॉक रिंग सॉकेट और ये उमन पुश फिट टाइप या रबर रिंग सीलिंग वाले पाइप भी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम इसमें जो टर्म यूज करेंगे एक सॉलिड वेल्ड पाइप्स की यूज करेंगे और दूसरा लॉक रिंग सॉकेट टाइप पाइप्स की यूज करेंगे।
तो लॉक रिंग टाइप में ये बेल पोर्शन होता है पाइप का, इसके अंदर ये ग्रूव बनी होती है और इसके अंदर ये इलास्टोमेरिक सीलिंग होती है जो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल होती है ये। और जो दूसरा पाइप इसमें इंसर्ट करना हो तो उसका जो एज जो इसके अंदर जाना होता है उसकी जो सरफेस होती है, आउटर सरफेस जो एज होता है उसको तिरछा थोड़ा सा रगड़ा जाता है ताकि वो आसानी से शैम्फर किया जाता है ताकि वो आसानी से जा सके। और जो जो सीलिंग होती है इसके ऊपर एक लुब्रिकेंट लगाया जाता है ताकि वो स्लिप हो जाए, तो वो पुश ऑन करके पाइप इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है इसकी इस बेल की डेप्थ तक। तो इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता और ये क्विकली बच जाता है। दूसरा है सॉल्वेंट वेल टाइप, इसमें ये सॉकेट एंड आता है, दूसरा एंड इसका स्पिगोट एंड होता है। जो स्पिगोट एंड होगा वो इस सॉकेट के अंदर जाएगा, तो आप सॉकेट के अंदर प्राइमर लगाते हैं और जो आपका स्पिगोट एंड है उसके ऊपर आप प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर का मकसद होता है कि जो ग्लेज है पाइप उसको खत्म करना, सॉफन करना। उसके बाद आप सॉल्वेंट सीमेंट लगाते हैं, सॉकेट के ऊपर लगाएंगे, फिर आप उसके ऊपर लगाएंगे स्पिगोट एंड के ऊपर लगाएंगे जो दूसरे पाइप का होगा। तो फिर वो आप उसके अंदर पुश करेंगे इस डेप्थ तक, ये जो आपको नजर आ रही है ये मार्क, और इसको पॉसिबल हो तो क्वार्टर टर्न देंगे ताकि एक यूनिफॉर्म और मजबूत जोड़ बन जाए। और फिर कुछ सेकंड्स के लिए आप इसको होल्ड रखेंगे ताकि ये क्योर हो जाए। मगर इसका जो क्योरिंग टाइम है फुल प्रेशर देने से पहले वो तकरीबन 24 घंटे का। इसमें नोट कर लें जो लोग बाहर मिडिल ईस्ट में काम करने जा रहे हैं उनके लिए मुफीद है। तो मेरे को कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट की हैं जो 2 इंच पाइप डायामीटर साइज जो उनसे होते हैं उनको सोलर वेल टाइप पाइप इस्तेमाल करने की परमिशन देती हैं। और 2 इंच से ऊपर यानी कि 3 इंच और इससे ऊपर वाले जितने भी पाइप होते हैं वो सारे लॉक रिंग टाइप होते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो 3 इंच तक आपको अलाउ करती हैं सॉल्वेंट वेल्ड के लिए, और 4 इंच और अबव के लिए वो कहती हैं आप लॉक रिंग सॉकेट टाइप पाइप यूज करें। अगर हम कंपैरिजन देखें लॉक रिंग का और सॉल्वेंट वेल्ड का तो हमें दोनों के फायदे भी और ड्रॉबैक्स भी नजर आते हैं। फर्स्ट है कि इंस्टॉलेशन स्पीड, लॉक रिंग टाइप में फास्ट होता है, इमीडिएट आपने पुश किया पाइप जुड़ गया, क्योरिंग टाइम नहीं चाहिए। और सॉल्वेंट वेल्ड में ये आपको पहले प्रेपरेशन सारी करनी पड़ती है, फिर केमिकल अप्लाई करना पड़ता है, फिर पाइप जो ज्वाइंट बनाते हैं उस ज्वाइंट को कुछ देर के लिए होल्ड करना पड़ता है ताकि वो जुड़ जाए, फिर उसको फुल प्रेशर करने के लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ता है जो कि लॉकिंग टाइप में नहीं करना पड़ता। परमानेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें जो लॉकरिंग में ज्वाइंट्स बनते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें हर ज्वाइंट के ऊपर आप वो एंगुलर थोड़ी सी एंगुलर डिफ्लेक्शन परमिट होती है। और दूसरा ये थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में गर्मी या सर्दी में जो पाइप फैलता है या सिकुड़ता है उसको भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। और ये पाइप दो पाइप्स अगर जोड़े हुए तो आप उनको इजीली डिसमेंटल कर सकते हैं और दोबारा एडजस्ट भी कर सकते हैं। और सॉल्वेंट वेल्ड में जो है जॉइंट जो बनता है वो रिजिड होता है, हाईली ड्यूरेबल है और ये परमानेंट बाउंड होता है, और इसमें आप पाइप्स को अलग नहीं कर सकते, अगर करना हो तो फिर आपको पाइप काटना पड़ेगा। लीक वल्नरेबिलिटी, और इसमें ये कि जो लॉकिंग टाइम इसमें लीक्स के चांसेस हो सकते हैं अगर सील्स को प्रॉपरली साफ ना किया गया हो, अगर वो मिस अलाइंड है ग्रूव के अंदर, या उसका रबर जो ओवर डिकेड जो डिग्रेड हो चुका हो। जबकि सॉल्वेंट वेल्ड में ये हाई रेजिस्टेंट टू लीक्स है और ब्लॉउट्स है। अगर जॉइंट्स आपने बहुत प्रॉपरली जो इसके एसओपीज है उसके मुताबिक बनाया हुआ है तो जॉइंट एज स्ट्रॉन्ग होता है जैसा कि पाइप। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, अब उसमें देखें कि कंडीशंस आती है कि आपको वेट कंडीशंस में काम करना पड़ता है फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर सॉल्वेंट वेल्ड पाइप को सब मुश्किल आ जाती है क्योंकि आपने केमिकल लगाना है और केमिकल पाइप को लगाते हैं जो पाइप ड्राई हो। तो ये वेट कंडीशंस में लॉकरिंग टाइप बहुत बेहतर रहता है उससे। और ये ग्लू की स्पेसेस जहाँ टाइट है वहां इस्तेमाल करते हैं वहां भी ये चलता है। और इसकी सील का खतरा होता है अगर हार्श केमिकल्स का आप उस पर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो सील्स है रबर सील जो सी है वो डैमेज हो सकती है, जो कि केयरफुली काम करना चाहिए। और जबकि ये हाई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट वेल्ड जॉइंट्स जो से पाइप्स जो से वो है बेहतर है, कंक्रीट बरियल में भी इस्तेमाल हो सकते हैं
लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है, स्पेशली जब आप स्लीव क्रॉसिंग देते हैं रोड्स के नीचे से या कोई सिविल स्ट्रक्चर्स के नीचे से, फिर आप लॉक रिंग की बजाय सॉलोनॉइड पाइप यूज करें, और ये उस जगह के लिए मौजूद है। जहां हमने यूपीवीसी पाइप की बात की, अब हम यूपीवीसी पाइप फिटिंग्स की बात करते हैं। यूपीवीसी पाइप फिटिंग जरूरी हार्डवेयर मटेरियल है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी पाइपिंग के हिस्सों को जोड़ने, रीडायरेक्ट करने, तोसी या सील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दरअसल हम कुछ फिटिंग्स पीवीसी की बात करेंगे, और जो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मगर ये जो फिटिंग नीचे दी गई है इनके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं कि डिफरेंट किस्में आगे आ जाती हैं, जिसमें सर्विस एल्बोज भी हो सकती है, सर्विस टीज भी। जब हम सर्विस की बात करते हैं तो उसका ये कि थ्रेडेड एंड इसमें अवेलेबल होते हैं। तो जो एसेंशियल टाइप ऑफ पीवीसी फिटिंग्स हमारे जो प्रोजेक्ट्स में यूज होंगी, एक तो कपलिंग या सॉकेट होती है, ये दो पाइप्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। एल्बो आएगी 90 डिग्री में भी आती है, 45 डिग्रीज में भी आती है। ये जो फ्लो डायरेक्शन पाइपलाइन की जो चेंज आ रही है, एंगल्स के ऊपर जा रही है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। बड़े पाइप्स के लिए 22.5 डिग्री के बैंड्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें जो दो एंड हैं, यानी कि अगर ये सॉल्वेंट वाइड पाइप इसमें आ रहा है तो ये इसको हम स्लिप एंड कह देंगे, और ये भी स्लिप एंड हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ थ्रेडेड है तो उसको हम थ्रेडेड एंड कहेंगे। तो ये जो कपलिंग सॉकेट आ गई है, स्लिप बाय स्लिप हो जाएगी, ये एल्बो भी स्लिप बाय स्लिप होगी, इसके दोनों एंड स्लिप के हैं। टीज आ जाती है जो स्प्लाइस करती है आपकी लाइन को 90 डिग्री ब्रांच में, टी शेप के अंदर। इक्वल टीज होती है जिसके तीनों पॉइंट्स जो से हैं, इन और आउट और फ्लो थ्रू वाला पॉइंट, ये सब एक साइज के होते हैं। रिड्यूसिंग टीज आ जाती है जिसमें आउटलेट कम साइज का होता है। इसमें थ्रेडेड टीज भी अवेलेबल है, जिसका आउटलेट थ्रेडेड में भी मिल जाता है, रिड्यूसिंग थ्रेडेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। रिड्यूसर्स और बुशेस आ जाते हैं। अगर आपने पाइप साइज को लार्ज से कम करना है तो आप ये रिड्यूसर यूज करेंगे, और अगर एक से थ्रेडेड एंड अगला लेना है रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग बुश भी आ जाएंगे। बुश जब लग जाएगा उसके साथ थ्रेडेड एंड्स मिले का एक होगा। इसी तरह यूनियंस आ जाती हैं। यूनियंस दो पाइप्स को जोड़ती हैं, जोड़ने में भी मदद करती हैं, और आप उसको डिसमेंटल करना हो या डीकपलिंग करनी हो तो उसमें भी मदद करती हैं। तो ये आपको स्लिप फॉर्म में भी अवेलेबल है और ये थ्रेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। इसका एक एंड स्लिप भी होता है और एक एंड थ्रेडेड भी होता है। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो, थ्रेड के साथ भी हो सकता है। उसके बाद अडॉप्टर्स आ जाते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल थ्रेडेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनका एक एंड स्लिप होगा, दूसरा एंड थ्रेडेड होगा। ये ट्रांजिशन देते हैं स्लिप फिट कनेक्शन लाइंस टू थ्रेडेड जॉइंट्स के लिए। जैसे ये थ्रेडेड जॉइंट्स बनाने हो तो फिर आपको जो स्लिप वाला पोर्शन है उसके ऊपर ये अडॉप्टर यूज कर लें। कैप और प्लग्स आ जाते हैं। जहां आपने डेड एंड ऑफ पाइप होगा और परमानेंट उसको आपने क्लोज करना है या टेम्परेरी क्लोज करना है, तो आप कैप या प्लग्स को यूज कर देते हैं। प्लग अगर होगा तो ये थ्रेडेड फॉर्म में होगा, कैप होगी तो ये स्लिप में होगी, यानी कि ये परमानेंट जुड़ जाएगा जॉइंट उसके साथ। वॉल्स आ जाते हैं। ये पाइप नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए, ये पानी की सप्लाई एक पाइप के अंदर रोकने के लिए अवेलेबल होते हैं। ये कई कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है। ये डबल यूनियन है, उसके बाद सिंगल यूनियन भी होते हैं। एक एंड थ्रेडेड होगा और एक एंड स्लिप भी होगा। काफी वेरिएंट है इसके। उसके बाद आ जाता है जी सैडल फिटिंग आ जाती है, और सैडल टी भी इसको कहते हैं। ये आपको जो एग्जिस्टिंग लाइन है पाइप है उसके ऊपर टी कनेक्शन बनाने में हेल्प करती है और आपको पाइप काटना नहीं पड़ता। ये जो होती है ये क्लैंप हो जाती है आउटसाइड ऑफ द मेन लाइन। अगर मेन लाइन के ऊपर आप लगा रहे हैं तो मेन लाइन के आउटर एज पर चल जाएगी और वाटर टाइट कनेक्शन देगी आपके लेटरल लाइंस के लिए। अब कॉमन मटेरियल और इसमें जो शेड्यूल होता है, यानी कि प्रेशर क्लासेस, इसकी जो सी फिटिंग्स की वो कौन सी? इसमें शेड्यूल 40 या पीवीसी पाइप फिटिंग्स आती हैं। ये कोल्ड वर्क के लिए, होम प्लम्बिंग के लिए भी यूज होती है, एग्रीकल्चर में भी यूज होती है। ये व्हाइट कलर की होती हैं। ये निस्बतन थिन वॉल होती है, ज्यादा बहुत मोटी इनकी वॉल थिकनेस नहीं होती, और ये अफोर्डेबल प्राइसेस में भी कम। तो ये आपके छोटे स्मॉल जो से ड्रिप और बबलर इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड्यूल 80 पीवीसी फिटिंग्स, ये इंडस्ट्रियल हाई प्रेशर सिस्टम्स हैं। ये डार्क कलर की होती है, इनकी वॉल थिकनेस ये मोटी होती है और ये ड्यूरेबल है, और ये आपके तमाम इरिगेशन सिस्टम के लिए रिकमेंडेड है। पीवीसी पाइप्स के बाद जो दूसरी टाइप थी वो HDPE पाइप्स एंड फिटिंग्स की, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स और फिटिंग्स की है।
ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप या एचडीपी इसका मुखफ़फ़ है। ये का पाइप लचकदार होते हैं, इंतहाई पायदार प्लास्टिक के पाइप हैं जो आलमी सतह पे पानी, गैस, कीमियाई मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते हैं। हीट फ्यूजन से ये जोड़े गए पाइपों से हैं। ये 50+ साल की उम्र और सिफर लीकेज की शरह के लिए जाने जाते हैं। ये प्लम्बिंग, आपाशी और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक किस्म का सनती मियाद भी समझा जाता है। एचडीपी पाइप भी जिस पीवीसी पाइप उसी तरह डिफरेंट मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसा कि आईएसओ, एएसटीएम और ईएन हैं, इनके मुताबिक मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड्स पाइप के डायामीटर, उसका केमिकल रेजिस्टेंस, कंपनीशन और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उनको वो डिफाइन करते हैं। ताहम जो ज़्यादा मिडल ईस्ट में कॉमनली यूज़ होता है वो ISO 4427 है और ये लोकली भी अवेलेबल है। अगर हम रेफरेंस करेंगे तो इसी का रेफरेंस हम इसको देंगे अपने डिज़ाइन वगैरह में भी। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा पाइप किस रेटिंग का यूज़ करना है तो इसकी आपको साथ शेयर कर देते हैं। ये मिडल ईस्ट में आपको मिलेगा कि PN10 SDR 7010 बार, ये अप्रोक्सीमेटली 145 PSI और 100 मीटर हेड की रेंज में होता है। और ये मेन लाइंस और पोर्टेबल जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उनमें ज़्यादा प्रेशर सिस्टम जो मीडियम से लार्ज रेडियस कवर करने वाले स्प्रिंकलर्स हों उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये मेन लाइंस जो सब मेन लाइंस या लेटरल लाइंस आपके ड्रिप बबलर सिस्टम या माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन इसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह PN16 SDR 11 है, ये भी मिडल ईस्ट में आपको मिलेगा इस्तेमाल होने के लिए और ये बड़े बड़े गोल्फ कोर्सेज में इस रेटिंग के HDP पाइप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये 16 बाहर आ रहा है, तकरीबन 232 PSI या 116 मीटर हेड के ऊपर चला जाता है। ये मेन लाइंस या ऐसे सिस्टम जिसमें वाटर हैमरिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा हो या सिस्टम जिसमें स्टीप एलिवेशंस चेंजेस बहुत ज़्यादा हो एलिवेशंस की और या बहुत सिस्टम बहुत बड़ा हो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नोट करें कि SDR का मतलब क्या है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो पाइपिंग इंडस्ट्री में लाइक पीवीसी और एचडीपी पाइप को रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है कि पाइप आउटसाइड डायामीटर टू इट्स वॉल थिकनेस। तो ये मैथमेटिकल रेशियो है आउटसाइड डायामीटर की वॉल थिकनेस से। तो ये इससे हम डिटरमिन करते हैं पाइप्स के प्रेशर कैपेसिटी या ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट रेशियो है और एसडीआर के नंबर जब ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि वो थिनर वॉल है और अगर ये नंबर एसडीआर का कम होगा तो इसका मतलब है कि वो थिकर वॉल है, यानी कि वो ज्यादा प्रेशर रेटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। कॉमन टाइप्स ऑफ एचडीपी फिटिंग्स जो हम देखते हैं इसमें तकरीबन 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहले एक प्रेशर फिटिंग है, ये छोटे रेजिडेंशियल फार्म्स के लिए या घरों के लिए मुनासिब है। इनके कोई स्पेशल टूल नहीं चाहिए और ये कंप्रेशन फिटिंग 110 mm पाइप साइज तक अवेलेबल होती है। इसमें ये कि पाइप आप इंसर्ट करते हैं और ये जो रिंग है इसको आप इसको टाइट करते हैं तो ये कंप्रेशर के साथ इस फिट पाइप को उस फिटिंग के साथ जोड़ देता है। इजी है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ना कोई हीट इस्तेमाल होती है, कोई ज्वाइंट बन जाता है। मगर ये कि ये छोटे साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतर है या जहाँ आपका प्रेशर रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है उसके लिए बना। दूसरी फिटिंग की टाइप आ जाती है बट फ्यूजन फिटिंग। ये परमानेंट हाई प्रेशर प्रोफेशनल सिस्टम्स के लिए रिकमेंडेड है और जहाँ पाइप के एंड्स जो से होते हैं वो हीट करके प्रेशर के अंदर एक दूसरे के अंदर फ्यूज कर दी जाती है और ये कंटिन्यूसली प्रूफ जॉइंट बन जाता है। ये इसकी मशीन है बट फ्यूजन मशीन। ये साइड पे ऊपर कैसे कर रहे हैं तो ये इसके मुकाबले में डिफिकल्ट है, ये बहुत सिंपल है कंप्रेशन फिटिंग, मगर इस बट फ्यूजन आपके हाई प्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा जॉइंट बनाती है। तीसरी इसकी में टाइप आ जाती है इलेक्ट्रोफ्यूजन फिटिंग। इसमें ये होता है कि जो फिटिंग है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल हीटिंग कॉइल बिल्ट इन होता है। ये फिटिंग है इसके अंदर बिल्ट इन होता है, जो आप इसको इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो टेम्परेचर राइज करके वो मेल्ट होके दोनों जो फिटिंग है वो पाइप के साथ जोड़ देता है। ये आपको साइड पे ये इसकी मशीन है, इसको हीट करने के लिए इसके कॉइल्स को, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं, ये इसके केबल उसके साथ अटैच हो जाती है और ये
मेल्ट कर देती है फिटिंग को थ्रू बिल्ट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग की वजह से। तो ये भी जॉइंट आपके पास बन जाता है। और चौथी किस्म है क्विक कनेक्ट लैच टाइप। ये आपके जो पोर्टेबल सिस्टम्स जो हो रहे हैं या आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, ये उसके लिए प्रेफर्ड चॉइस है। ये क्विकली आप जोड़ भी सकते हैं और डिसमेंटल भी कर सकते हैं। और ये राइजर्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, ये टीज में भी हैं, कपलिंग्स में भी हैं, और ये आपका पोर्टेबल इरिगेशन सिस्टम के लिए इंतहाई मौजूद है। इसेंशियल एचडीपी फिटिंग, जैसा पीवीसी की फिटिंग है इसी तरह एचडीपी की भी फिटिंग्स है, और इनके मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। तो ये जो आपको बता दिखाएंगे वो टिपिकल है, और उसके आगे वेरिएंट्स आ जाएंगे। आपको थ्रेडेड एंड्स के साथ भी मिल रही होंगी और वेल्डेड एंड के साथ भी मिल रही होंगी। तो ये कुछ इस तरह की हैं। कपलर या जॉइनर और टू पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए ये कंप्रेशन टाइप होगा। और बट फ्यूजन में तो आप स्ट्रेट हीट से मेल्ट करके जोड़ लेते हैं, इसमें आपको कपलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट पीस और पाइप की शायद पड़ जाए। ये इलेक्ट्रोफ्यूजन के लिए कपलिंग है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाती हैं और ये मेल्ट होकर दो पाइप को जोड़ देते हैं। एल्बोज इस तरह 90 डिग्रीज की भी है, 45 डिग्रीज की भी आती है। ये कंप्रेशन की आ जाती है, ये बट फ्यूजन की आ जाएगी, ये इलेक्ट्रोफ्यूजन की आएगी। बट फिर इलेक्ट्रोफियर में आपको दो ये इलेक्ट्रोड जरूर नजर आएंगे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्ट बनाने के लिए। टीज और क्रॉसेस आ जाते हैं इसके अंदर, और ये पानी को जो आते हैं स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि एक ब्रांच के साथ टी शेप में। ये रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं, और इसके साथ थ्रेडेड एंड्स वाले आप डॉप्टर वेल्ड भी कर सकते हैं। मेल फीमेल थ्रेडेड डॉप्टर्स भी आते हैं। ये कंप्रेशन का आ जाएगा, ये बट फ्यूजन का आ गया, और ये इलेक्ट्रोफ्यूजन का आ जाएगा। इसका एंड कैप है पानी को ब्लॉक करने के लिए। तो ये कंप्रेशन में, बट में और इलेक्ट्रोफ्यूजन में ये थ्री टाइप्स में आते हैं। वॉल्स भी आ जाएंगे पानी को स्टॉप करने के लिए। ये कंप्रेशन में आ जाएगा, ये बट फ्यूजन में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफ्यूजन में आपको नजर आएंगे। इसकी और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, इसमें जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए दिखाया गया है। सैडल फिटिंग्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि पाइप को कट किए बगैर आप पाइप के ऊपर लगा के, ये कंप्रेशन टाइप आ जाएगी आपकी। बट फ्यूजन में ये कि हीट के साथ ये जुड़ेगा आपका पाइप के साथ, और इलेक्ट्रो यानी कि ये प्रेशर के साथ जुड़ेगा। और जबकि इलेक्ट्रोफ्यूजन में या जो कॉइल हीट मेल्ट करके जो इंटरनल बिल्ट इन होता है उससे वो पाइप के ऊपर जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के मेन एडवांटेजेस और फीचर्स क्या है। हम इसको आप समझना आसान भी हो जाएगा, हमने जो पहले डिस्कशंस की हैं उससे हमारी बैकग्राउंड काफ़ी हद तक बन गई है। इसमें मिनिमम लेबर रिक्वायरमेंट इसके एडवांटेज में, क्योंकि ज़्यादा पाइप जितने मेन लाइन और लेटरल लाइंस जो से ये बरीड होते हैं और इनको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इरिगेशन के दौरान, तो उसमें लेबर काफ़ी सेव हो जाती है। हाई लेवल ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम करना हो तो ये आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं स्मार्ट कंट्रोलर के साथ या टाइमर्स के साथ, सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स के साथ। तो आप बिल्कुल प्रिसाइज अपना ऑटोमेटिक शेड्यूल बना सकते हैं, और जो इसमें जो आपकी लेबर को भी कम कर देता है और आपके जितना पानी लगना है उसको भी पूरे नाप के लगा देता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। नो लैंड ऑब्स्ट्रक्शंस, क्योंकि ज़्यादातर पाइप नेटवर्क जो बरीड है और सरफेस जो सी है वो क्लियर है आम ट्रैक्टर और हार्वेस्टर और अदर फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर बनेगी अगर जो राइजर पाइप जो निकले हुए हैं मगर जो मशीन यूज़ करे वो उसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो फिर रुकावट ज़रूर बच सकती है। वर्सेटाइल यूटिलिटी, पानी तो इस सिस्टम से लगता है मगर उसके साथ हमें दूसरे जो फ़ायदे मिलते हैं कि इसमें हम ऑटोमेटेड कैमिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और माइक्रो क्लाइमेट जो है साइट का उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर आए तो उसको कूल डाउन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रॉस्ट में जब जब कोहरा जम जाता है और उससे पौधों को बचाने के लिए भी आप इसके स्प्रे से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्ग लाइफ स्पैन, क्योंकि ये मटेरियल हाई ग्रेड यूवी रेजिस्टेंट मटेरियल है और ये डीपली बरीड भी है ज़मीन के अंदर, पीवीसी हो या एचडीपी हो, तो ये वेदर की जो हार्शनेस है उससे बचा रहता है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ स्पैन में ऐड करती है। वाटर सेविंग, अब एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसकी 70 to 80% है, तो आप वाटर सेविंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, परमानेंट सिस्टम क्योंकि
अंडरग्राउंड लगा होता है, पाइप वर्क इसका सारा अंडरग्राउंड हुआ होता है। इसमें हैवी ड्यूटी पंप्स भी यूज हो रहे हैं और मल्टीपल लेटरल लाइंस यूज हो रही है, मल्टीपल स्प्रिंकलर हेड्स यूज हो रहे हैं। तो ये अप फ्रंट जो कास्ट है उसकी सिग्निफिकेंटली हाई कर देते हैं हम। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। वेपोरेशन एंड विंड ड्रिफ्ट, यानी कि वेपोरेशन और हवा से जो पानी खींच के दूसरी जगह चला जाता है। जब पानी हम हवा में स्प्रे करते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाता है विंड और हीट से। अगर हवा तेज है तो वो यूनिफॉर्म जो स्प्रे पैटर्न उसको वो डिस्टर्ब करेगा और उस विंड ड्रिफ्ट के साथ पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और कुछ हिस्से ड्राई रह जाएंगे। और हाई टेम्परेचर की सूरत में जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं और जो पानी आप करा रहे हैं वो वेपोरेट हो जाता है, जो कि लॉस हो जाता है। फॉइलेज वेटिंग एंड डिजीज रिस्क, पौधों का गीला होना और बीमारियों के खतरा। ओवरहेड इरिगेशन सिस्टम, ये जो परमानेंट है ये वेट कर रहा है प्लांट लीव्स को कंटिन्यूसली और एक ह्यूमिड माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट कर रहा है जो कि फंगल की या बैक्टीरियल डिजीज की ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है, मगर प्रॉपर मैनेजमेंट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नोजल क्लॉगिंग, अगर पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सस्पेंडेड सेडिमेंट्स या मिनरल या लाइक साल्ट्स वगैरह जो से पानी के अंदर मौजूद हो इसकी नोजल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट है और अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम ऐड हो जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्टेड मशीनरी मूवमेंट, ये प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर प्रॉपरली वो डेप्थ के ऊपर है और स्पेसिंग लेटरल लाइंस की फार्म के ऊपर मशीनरी है उसके हिसाब से की गई तो तब ये इशू नहीं बनेगा, मगर अगर वो उसके हिसाब से नहीं है तो फिर लेटरल लाइंस और ये जो ऑपरेशंस के दौरान प्रॉब्लम दे सकती हैं। और इसमें हम जब चलता है तो हमें कंटिन्यूस पावर रिक्वायरमेंट होती है। फ्लड इरिगेशन में तो ग्रेविटी फेड सिस्टम होता है, उसमें इश्यू नहीं बनता, मगर इसमें आपने कंटिन्यूस पंप चलना है, आया वो इंजन से चलेगा या इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और उसने कंटिन्यूस चलना है और जिसकी वजह से इसकी एनर्जी कॉस्ट हाई हो सकती है। केमिकल ड्रिफ्ट प्रॉब्लम है, अगर आप कोई फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स अप्लाई करें स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ और हवा तेज है तो हवा तो उसको खींच के दूसरी फील्ड में ले जा सकती है, जहाँ हो सकता है जो क्रॉप्स हैं वो इससे सेंसिटिव हुए इस केमिकल से जो आप अप्लाई कर रहे हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि जितनी भी अब मेंशन हमने प्रॉब्लम्स हैं जो ऊपर दी गई प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से एड्रेस की जा सकती है एक अच्छे इरिगेशन सिस्टम डिजाइन से, इंस्टॉलेशन टेक्निक से और सबसे इम्पोर्टेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। और जो इस सिस्टम में सबसे बड़ी हर्डल है वो इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट है। ये करंट वीडियो जो परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से है ये पार्ट 1 है। इसमें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कशंस की है और फिटिंग्स और पीवीसी पाइप्स और इस तरह की और चीज़ों को डिस्कस किया है। अब ये जो इसमें डिस्कशन हुई है ये आगे जाके हमें हेल्पफुल होंगे जब हम कोई इसका टिपिकल लेआउट तैयार करेंगे और उसके बीओक्यू तैयार करेंगे तो आपको उस वक्त आसानी हो जाएगी चीज़ें समझने के लिए कि कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसके अंदर। और आगे मैं वीडियो 3 में जो इसका पार्ट 2 होगा इसमें हम देखेंगे कि टिपिकल लेआउट तैयार कर सकें और उससे बीओक्यू डेवलप कर सकें और मुमकिन हुआ तो उसकी कॉस्ट भी करके देखेंगे कितनी कॉस्ट पड़ती है उस सिस्टम की। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़िद हुए होंगे और जो आपके साथी हैं जिनके पास जो इसी फील्ड में इंटरेस्टेड है और उनको तलब है इंफॉर्मेशंस की और नॉलेज हासिल करने की तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा ये वाली वीडियो। आप भी देखें और औरों को भी दिखाएं, सबका भला होगा। और इससे पहले जो हमने प्लेलिस्ट थी स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन लैंडस्केप सेक्टर में, इसमें हमने 25 वीडियोस अपलोड की हैं जो उस सब्जेक्ट को कवर करी लैंडस्केप को। उसमें इरिगेशन डिजाइनिंग और इसके इंस्टॉलेशन डिटेल और स्पेसिफिकेशन और सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। उनके देखने का ये एडवांटेज होगा कि आपको ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स, तो उनको समझने में भी आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।